प्रीमाइसेस में भी बड़ा कार्यक्रम इसके साथ कार्यालय चल रहा है। वहाँ उपस्थित इसको के चेयरमैन दिलीप भाई, इसको के सभी साथी, देश भर में लाखों स्थानों पर आज सारे किसान गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर से जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी किसानों को भी नमस्कार करता हूं। आज यहां सहकार से समृद्धि की चर्चा कर रहे हैं। सहकार गांव के स्वावलंबन का भी बहुत बड़ा माध्यम है और उसमें आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गांव का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए पूज्य बापू और सरदार साहब ने जो रास्ता में दिखाया, उसके अनुसार आज हम मॉडल कोऑपरेटिव विलेज उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात के ऐसे 6 गांव चिन्हित किए गए हैं जहां पूरी तरह से कोऑपरेटिव व्यवस्थाएं लागू की जाए। साथियों, आज आत्मनिर्भर कृषि के लिए देश के पहले नैनो यूरिया प्लांट का लोकार्पण करते हुए भी मैं सच्चे हृदय से बताता हूं कि मैं विशेष आनंद की अनुभूति करता हूं। जरा कल्पना कीजिए, आज जब किसान यूरिया लेने जाता है, उस दृश्य को जरा मन में लाएंगे और होने वाला क्या है उसका मैं वर्णन करता हूं, उसको जरा मन में लाएंगे। अब यूरिया की एक बोरी, उसकी जितनी ताकत है, यानी यूरिया की बोरी की ताकत एक बोतल में समा गई है। यानी नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजें। अब कल्पना कीजिए, छोटे किसानों के लिए कितना बड़ा संबल है। साथियों, ये जो आधुनिक प्लांट कलोल में लगा है, इसकी कैपेसिटी अभी 1.5 लाख बोतल के उत्पादन की है। लेकिन आने वाले समय में ऐसे 8 और प्लांट देश में लगने वाले हैं। इससे यूरिया पर विदेशी निर्भरता कम होगी, देश का पैसा भी बचेगा। मुझे उम्मीद है ये इनोवेशन सिर्फ नैनो यूरिया तक ही सीमित नहीं रहेगा। मुझे विश्वास है कि भविष्य में अन्य नैनो फर्टिलाइजर भी हमारे किसानों को मिल सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक इस पर आज काम कर भी रहे हैं। साथियों, फर्टिलाइजर में इस नैनो टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की तरफ जो कदम हमने रखा है, वो कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं चाहूंगा हर देशवासी ने समझना चाहिए।
भारत में फर्टिलाइजर के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन उत्पादन के मामले में हम तीसरे नंबर पर हैं। ऊपर से 7-8 साल पहले तक हमारे यहां ज्यादातर यूरिया खेत में जाने के बजाय काला बाजारी का शिकार हो जाता था और किसान अपनी जरूरत के लिए लाठियां खाने को मजबूर हो जाता। हमारे यहां जो बड़ी यूरिया की फैक्ट्रियां थी वो भी नई टेक्नोलॉजी के अभाव में बंद हो गई। और इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग का बीड़ा उठाया, उसको किया। इससे देश के किसानों को पर्याप्त यूरिया मिलना सुनिश्चित हुआ। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना, वहां जो 5 बंद पड़े खाद के कारखाने थे, उन बंद पड़े हुए खाद के कारखानों को फिर चालू करने का काम शुरू किया और उसमें यूपी और तेलंगाना की फैक्ट्रियां चालू भी हो चुकी है, उत्पादन हो रहा है और बाकी 3 भी बहुत ही जल्द अपना काम करना शुरू कर देंगे। साथियों, फर्टिलाइजर की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत दशकों से बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों पर डिपेंडेंट है। हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। हम अपनी जरूरत का लगभग 1/4 इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पोटाश और फॉस्फेट के मामले में तो हमें करीब 100% विदेशों से लाना पड़ता। बीते 2 सालों में कोरोना लॉकडाउन के कारण इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई। वो शायद कम था तो युद्ध आधुनिका, युद्ध से परिस्थितियों ने फर्टिलाइजर के वैश्विक बाजार में उपलब्धता भी सीमित कर दी और कीमतों को भी कई गुना और बढ़ा दी। साथियों, किसानों के प्रति संवेदनशील हमारी सरकार ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां चिंताजनक है, दाम बढ़ रहे हैं। फर्टिलाइजर को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में दौड़ना पड़ रहा है। कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि ये सारी मुसीबतें हम झेलते रहेंगे, लेकिन किसान पर इसका असर नहीं पड़ने देंगे। और इसलिए हर मुश्किल के बावजूद भी हमने देश में फर्टिलाइजर का कोई बड़ा संकट नहीं आने दिया। साथियों, भारत विदेशों से यूरिया मंगाता है, उसमें यूरिया का 50 किलो का एक बैग 3,500 रुपये का पड़ता है। 3,500 रुपये का एक बैग, याद रखिए। लेकिन देश में, गांव में किसान को वही यूरिया का बैग 3,500 से खरीद के सिर्फ 300 रुपये में दिया जाता है। 300 रुपये, यानी यूरिया के एक बैग पर हमारी सरकार 3,200 रुपये से
खुद सरकार उस बोझ को वहन कर रही है। इसी प्रकार डीएपी के 50 किलो के बैग पर पहले हमारे पूर्व जो सरकारें थी उनको 500 रुपये वहन करना होगा एक बैग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमत में उछाल आने के बावजूद हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि किसानों पर इसका बोझ कम से कम हो। अब हमारी सरकार डीएपी के 50 किलो के बैग पर 2,500 रुपये 2,500 रुपये खुद सरकार बोझ वहन कर रही है। यानी 12 महीने के भीतर भीतर हर बैग में डीएपी पर 5 गुना भार केंद्र सरकार ने अपने ऊपर लिया। भारत के किसान को दिक्कत ना हो इसके लिए पिछले साल 1,60,000 करोड़ रुपए की 1,60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी फर्टिलाइजर में किसानों को मिलने वाली ये राहत इस साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने वाली है। साथियों, देश के किसान के हित में जो भी जरूरी हो वो हम करते हैं, करेंगे और देश के किसान की ताकत बढ़ाते रहेंगे। लेकिन हमें सोचना है क्या हम 21वीं सदी में अपने किसानों को सिर्फ विदेशी परिस्थितियों पर निर्भर रख सकते हैं क्या? हर साल ये जो लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है कि विदेश क्यों जाए? क्या ये भारत के किसानों के काम नहीं आना चाहिए? महंगे फर्टिलाइजर से किसानों की बढ़ती लागत को कम करने का कोई स्थायी समाधान क्या हमें नहीं ढूंढना चाहिए? साथियों, ये सवाल है जो हर सरकार के सामने अतीत में रहे। ऐसा नहीं कि सारे मामले तो मेरे सामने आए, लेकिन पहले सिर्फ तात्कालिक समस्या का ही समाधान तलाशा गया। आगे वो परिस्थितियां ना आए इसके लिए बहुत सीमित प्रयास। बीते 8 सालों में हमने तात्कालिक उपाय भी किए हैं और समस्याओं के स्थायी समाधान भी खोजे। कोरोना महामारी जैसी परिस्थितियां भविष्य में ना बने इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है। खाद्य तेल की समस्या कम से कम हो इसके लिए मिशन ऑयल पाम पर काम किया जा रहा है। कच्चे तेल पर विदेशी निर्भरता कम करती है, इसके लिए बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरे उपायों पर आज बड़े स्तर पर प्रयास चल रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी पर व्यापक निवेश भी इसी अप्रोच का परिणाम है। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए जो अभियान देश में चल रहा है वो भी परमानेंट सोल्यूशन का हिस्सा है। मैं गुजरात के किसानों को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। गुजरात का किसान प्रगतिशील है। छोटा किसान हो तो भी साहस करने का स्वभाव रखता है। और जिस प्रकार से गुजरात से मुझे खबरें आ रही हैं कि प्राकृतिक खेती की तरफ गुजरात का छोटा किसान भी मुड़ने लगा। लाखों की तादाद में गुजरात के किसान प्राकृतिक खेती के मार्ग पर चल पड़े। मैं इन सब किसानों को हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस पहल के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं।
साथियों, आत्मनिर्भरता में भारत की अनेक मुश्किलों का हल है और आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन मॉडल सहकार की। ये हमने गुजरात में बहुत सफलता के साथ अनुभव किया है और आप सभी साथी इस सफलता के सेनानी। गुजरात के कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े सभी महारथी बैठे हैं। मैं हर किसी का चेहरा बैठे बैठे देख रहा था। सब पुराने साथी जो आज सहकारी क्षेत्र में गुजरात की विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे एक से बढ़कर एक दिग्गज मेरे सामने बैठे। आनंद हो रहा है जिस तपस्या से आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और सहकारी स्पिरिट को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, गुजरात तो इसलिए भी सौभाग्यशाली रहा क्योंकि पूज्य बापू और सरदार साहब का नेतृत्व यहाँ में मिला। पूज्य बापू ने सरकार से स्वावलंबन का जो मार्ग दिखाया, उसको सरदार साहब ने जमीन पर उतारने का काम किया। और जब सहकारिता की बात आती है, जैसे अमित भाई ने उल्लेख किया, वेंकुट भाई मेहता की याद आना बहुत स्वाभाविक है। और आज भी भारत सरकार एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट के नाम पर चलाती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे भुला दिया गया। इस बार हमने बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान करके उसको और ताकतवर बनाने का काम शुरू किया। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तो हाउसिंग के लिए सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका पहला प्रयोग हमारे यहाँ। ये जो हमारे पागड़ी में प्रीतम नगर है, वो प्रीतम नगर उसी का उदाहरण है। देश की पहली सहकारी आवास योजना का वो जीता जाता उदाहरण है। साथियों, सहकारी क्षेत्र में अमूल ने अपनी पहचान बनाई। अमूल जैसे ब्रांड ने पूरी दुनिया में गुजरात के कोऑपरेटिव मूवमेंट की एक ताकत का परिचय कराया है, पहचान बनाई। गुजरात में डेयरी, चीनी और बैंकिंग सहकारी आंदोलन के सफलता का उदाहरण। बीते सालों में तो फल सब्जी सहित दूसरे क्षेत्रों में भी सहकार का दायरा बढ़ा। भाइयों बहनों, सहकारिता के सफल प्रयोगों में एक बहुत बड़ा मॉडल देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए हमारे सामने है।